चलिए भैया, आज हम लोग भारत पर तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे। तुर्क एक नस्ल है। ठीक है। अब ये तुर्क नस्ल के लोग भी इस्लाम को मानने वाले थे, है ना। दरअसल अलप्तगीन नामक एक तुर्क था। क्या नाम था? अलप्तगीन। अलप्तगीन नामक तुर्क ने अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान को राजधानी बनाकर गजनी को राजधानी बनाकर एक राजवंश की स्थापना किया, जिसका नाम यामिनी वंश था। क्या नाम था? यामिनी वंश। क्योंकि इस राजधानी गजनी थी, इसलिए इसे गजनबी वंश भी कहा जाता है। ठीक है। अलप्तगीन की 977 ईस्वी में मृत्यु हो, तो इसका दामाद सुबुक्तगीन शासक हुआ। सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क है जिसने भारत के हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क सुबुक्तगीन। इसने 986-87 ईस्वी में 986-87 ईस्वी में भारत के हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया। किस राज्य पर? हिंदू शाही राज्य पर। यहाँ के शासक थे जयपाल। उन्हें पराजित किया। किसको पराजित किया था? जयपाल। पराजित किया, लूटपाट किया, चला गया। ठीक। 998 सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। बैटरी आवाज ठीक। 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, तो इसका पुत्र महमूद गजनी का शासक बना। इसी को महमूद गजनबी कहा जाता है। एक इतिहासकार हुए हेनरी इलियट, वो कहते हैं कि इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमणों का उद्देश्य भारतीय संपत्ति को लूटना था। ये भारत पर आक्रमण करता था, भारत की संपत्ति को लूटता था, लूट कर वापस गजनी चला जाता था। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया, सन 1000। और जो सीमावर्ती किले थे उनको और वहां की संपत्ति को लूटा। भारत पर इसने दूसरा आक्रमण
1004-5 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर किया। उस समय भी यहाँ के शासक जयपाल थे। इनको पराजित किया, वहां की संपत्ति को लूटकर फिर वापस चला गया। तीसरा आक्रमण 1004-5 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान पर अरबों का शासन था। अरबों को पराजित करके और मुल्तान पर इसकी सेना ने अपना शासन भी स्थापित किया, फिर चला गया। इस तरह से इसने कई आक्रमण किए। हर बार आक्रमण करता था, भारत आता था, भारत आक्रमण किया, भारत की संपत्ति को लूटा, लेकर वापस चला गया। इसने भारत पर जितने आक्रमण किए थे उनमें से सबसे प्रमुख आक्रमण जो सर्वाधिक प्रभावशाली था वो था 1025-26 ईस्वी के दौरान सोमनाथ मंदिर को लूटना। उस समय गुजरात के शासक थे भीम प्रथम। इसके आक्रमण को देखकर वह भाग खड़े हुए और इसने बिना किसी रोक टोक के गुजरात राज्य को और विशेषकर वहां के सोमनाथ मंदिर की संपत्ति को बेरहमी से लूटा। वहां जो शिवलिंग स्थापित था उसको खंडित किया और कहते हैं कि उसके टुकड़ों को अपने साथ ले गया। गजनी की जो जामा मस्जिद थी उसकी सीढ़ियों पर उसे चिनवाया। ऐसा मूर्ति पूजा के विरोध स्वरूप किया। कहते हैं कि यह आक्रमण संपत्ति प्राप्ति की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण था कि इसके पूर्व महमूद गजनबी ने भारत पर जितना आक्रमण किया था और कुल जितनी संपत्ति विगत आक्रमणों के दौरान प्राप्त किया था उससे कई गुणा अधिक संपत्ति उसे इस एक आक्रमण के दौरान प्राप्त हुई। कहते हैं कि शुरू में इन आक्रमणकारियों ने जब सोमनाथ मंदिर के खजाने को खोला तो सबसे पहले चांदी का भंडार मिला तो चांदी देख के पागल हो गए, पूरे चांदी को भर लिए। और जब आगे बढ़ते गए तो सोने तथा अन्य बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए। तो फिर से अपनी बोरियां चांदियों से खाली कर दिया कि हटाओ इसे। सोने तथा अन्य बहुमूल्य रत्न लादा। अधिकांश चांदी वहीं छोड़ दिया और इसके पास जितने घोड़े गधे ऊंट खच्चर थे सब पर वह धन लाद कर गजनी के लिए प्रस्थान किया। अब जाते समय इसके सेना की मूवमेंट बहुत धीमी हो गई थी क्योंकि लूट का माल पूरा लदा था और भारत पर आक्रमण ही इसने लूट के लिए ही किया था, है ना। तो जाते समय सिंध के जाटों ने इसकी सेना को खूब तंग किया और ढेर सारी संपत्ति तो इससे छीन भी लिया। फिलहाल ये आक्रमण करने के मूड में नहीं था और ना ही स्थिति में था, क्योंकि अगर आक्रमण के चक्कर में फंसता तो जो संपत्ति लूट में प्राप्त किया था वो फेंकनी पड़ती या किसी और के कब्जे में जाती। तो जाटों का कैसो तैसो मुकाबला करके बचते बचाते गजनी चला गया और कहते हैं कि अगले कई वर्षों तक गजनी के शासकों ने गजनी की प्रजा पर कोई टैक्स लगाया नहीं, इतनी संपत्ति प्राप्त हुई थी।
महमूद गजनबी भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों को दंडित करने के लिए किया था। सिंध के जाटों को दंडित करने के लिए, और आया बेरहमी से सिंध के जाटों का कत्लेआम किया और फिर वापस चला गया। वो भारत पर उसका किया गया अंतिम आक्रमण था। मुल्तान और पंजाब पर महमूद गजनबी ने अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था। पंजाब में तो उसने एक सेना का गठन किया था। उसकी कमान, उसका सेनापतित्व तिलक नामक एक हिंदू को सौंपा था। यद्यपि महमूद गजनबी ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन उसे दुनिया का पहला सुल्तान माना जाता है, क्योंकि सुल्तान के जितने गुण होते हैं उन समस्त गुणों को वह पूरा करता था। महमूद गजनबी के दरबार में 3 प्रसिद्ध विद्वान भी थे, जिनमें से एक, क्या नाम उसका, उत्बी। उत्बी इसका दरबारी लेखक था। उत्बी ने तारीख ए यमीनी नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें यामिनी वंश का इतिहास लिखा गया। एक दूसरे विद्वान थे फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा नामक काव्य की रचना की है। शाहनामा एक महाकाव्य है। शाहनामा का वही महत्व है जो महत्व भारतीय परंपरा में महाभारत महाकाव्य का है। फिरदौसी के शाहनामा का इस्लामिक जगत में वही महत्व है जो महत्व सनातन परंपरा में महाभारत महाकाव्य का। तीसरे विद्वान थे अलबरूनी। आपने नाम सुना होगा। अलबरूनी सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनबी की सेना के साथ भारत आया था और वह भारत में ही रह गया, कई वर्षों तक रहा। अलबरूनी प्रथम मुस्लिम स्कॉलर है जिसने संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य का भारत में रहते हुए अध्ययन किया। उसने तारीख ए हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक पुस्तक में अपने भारत संबंधी अध्ययन का विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है। अब जब गजनी पर गजनबी वंश यानी यामिनी वंश का समापन हो गया, अंत हो गया, ठीक है, तो गजनी पर तुर्कों के ही एक दूसरे वर्ग का शासन स्थापित हो गया। उन्हीं में से एक शासक हुआ मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भी भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत में तुर्की राज्य या इस्लामिक राज्य की स्थापना करना, और इस कार्य में मोहम्मद गोरी सफल भी हुआ। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। कहाँ किया? मुल्तान पर किया, और मुल्तान से तुर्कों को पराजित करके अपना अधिकार किया। ठीक है। उसने दूसरा आक्रमण गुजरात पर किया। गुजरात के शासक भीमदुत्तीय थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित करके खदेड़ दिया। तीसरा आक्रमण इसने पंजाब पर किया। पंजाब पर भी तुर्कों का पहले से शासन था, उसको भी अपने अधिकार में लिया। ठीक।
इसके बाद इसका भारत पर जो प्रमुख आक्रमण है वो है वर्तमान हरियाणा का क्षेत्र। पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरा उनकी उपाधि है, पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित करके भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित करके पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और कुछ समय पश्चात उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की सेना ने चंदावर का युद्ध लड़ा। चंदावर, ठीक है। इस युद्ध में गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र को पराजित करके मोहम्मद गोरी की सेना ने मार डाला। मोहम्मद गोरी के एक सेनापति थे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। उसने पूर्वी भारत की विजय की और उसी विजय क्रम के दौरान 1202 ईस्वी में उसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपको पता है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में हुई थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के शासन काल में हुई। मोहम्मद गोरी भारत में जितने प्रांतों की विजय की थी उन सबके शासन का दायित्व अपने प्रमुख दास या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी वापस जा रहा था। रास्ते में अंधखुद नामक स्थान पर खोखर जाति के लड़ाकों से लड़ता हुआ 1206 ईस्वी में मारा गया। मोहम्मद गोरी ने भारत में कुछ सिक्के भी चलाए थे। उन सिक्कों पर एक तरफ कलमा, क्या कलमा लिखा हुआ मिलता है और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है। तो ऐसा नहीं है कि वह देवी लक्ष्मी के प्रति बड़ा निष्ठावान था। वस्तुतः भारत में जो राजपूत शासक थे वो जो सिक्के चलाते थे वह देवी लक्ष्मी की आकृति से युक्त होते थे। उन्हीं सिक्कों को उसने पुनर्टंकित करवाया था। तो शासक के नाम के स्थान पर उसने कलमा खुदवा दिया, दूसरे वाले पार्श्व को हिस्से को उसने टच नहीं किया, इसीलिए ऐसी आकृति उस पर मिलती है। कलमा आप लोगों को पता होगा, जिस तरीके से सनातन परंपरा में वेदों में मंत्र निहित हैं, वेद सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, ऐसे ही इस्लाम धर्म का मूल ग्रंथ कुरान है। जैसे वेदों में जो बड़े मंत्र हैं उन्हें हम श्लोक कहते हैं, जो छोटे आकार के हैं उन्हें मंत्र कहा जाता है। इसी तरीके से कुरान में भी जो छोटे आकार के मंत्र हैं उन्हें कलमा कहा जाता है और जो बड़े आकार के मंत्र हैं उन्हें आयत कहा जाता है। ठीक है, ये कलमा भी एक प्रकार से मंत्र ही है। इतनी बातें यदि आप लिख लें तो आपका काम हो जाएगा।
बोले। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। बोलें। लिखिए। अलप्तगीन नामक तुर्क ने अलप्तगीन नामक तुर्क ने अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान को राजधानी बनाकर यामिनी वंश की स्थापना की। यामिनी वंश की स्थापना की, जिसे गजनबी वंश भी कहा जाता है। अगला फैक्ट। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। अगला फैक्ट। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क सुबुक्तगीन था। अगला फैक्ट। सुबुक्तगीन ने 986-87 ईस्वी में भारत के हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण करके राजा जयपाल को पराजित किया। अगला फैक्ट। हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदभांडपुर थी। उदभांडपुर। ठीक है। अगला फैक्ट।
998 ईस्वी में सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनी का शासक बना। अगला फैक्ट, महमूद गजनबी को दुनिया का प्रथम सुल्तान माना जाता है। दुनिया का प्रथम सुल्तान माना जाता है। अगला फैक्ट, इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला फैक्ट, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारतीय संपत्ति को लूटना तथा भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना करना था। अगला फैक्ट, महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा सीमावर्ती किलों को लूटा। अगला फैक्ट, भारत पर दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर किया तथा वहां के शासक जयपाल को पराजित किया।
अगला फैक्ट, महमूद गजनबी ने 1045 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। वहां के शासक अब्दुल फतह दाऊद को पराजित करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया। अगला फैक्ट, महमूद गजनबी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों में सर्वाधिक प्रभावशाली एक 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था। गुजरात का शासक भीम प्रथम भाग खड़ा हुआ। इसलिए महमूद गजनबी की सेना ने बिना किसी विरोध के सोमनाथ मंदिर की संपत्ति को लूटा। अगला फैक्ट, महमूद गजनबी के आक्रमणों के पश्चात गुजरात के शासक भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अगला फैक्ट, महमूद गजनबी ने
भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों को दंडित करने के लिए किया। अगला फैक्ट, महमूद गजनबी ने पंजाब तथा मुल्तान पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। पंजाब में एक सेना का गठन किया। जिसकी कमान तिलक नामक हिंदू को सौंपा। अगला फैक्ट, महमूद गजनबी के दरबार में तीन प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। नंबर 1 उतबी, नंबर 2 फिरदौसी, नंबर 3 अलबरूनी। अगला फैक्ट, उतबी महमूद गजनबी का दरबारी लेखक था। उसने तारीख ए यमीनी नामक पुस्तक की रचना की है। तारीख ए यमीनी यानी यामिनी वंश का इतिहास। अगला फैक्ट, फिरदौसी ने प्रसिद्ध महाकाव्य शाहनामा की रचना की। अगला फैक्ट, अलबरूनी सोमनाथ आक्रमण के दौरान महमूद गजनबी की
सेना के साथ भारत आया, तथा भारत में रहकर संस्कृत भाषा, व्याकरण तथा साहित्य का अध्ययन किया। अगला फैक्ट, संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी था। अगला फैक्ट, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद, किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, हेडिंग बनाइए। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। ठीक है, लिखिए। यामिनी वंश के पतन के पश्चात, यामिनी वंश के पतन के पश्चात गजनी पर संसबानी वंश के तुर्कों का शासन स्थापित हुआ। इसी वंश का शासक मुइजुद्दीन मुहम्मद गोरी हुआ।
अगला फैक्ट, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करना। अगला फैक्ट, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया तथा मुल्तान पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया। शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया। ठीक है, क्योंकि खत्म तो होगा नहीं ये, इसलिए इसी पे विराम दीजिए। शेष चर्चा कल होगी। कल 10 मिनट में इसे आप लिख लेंगे, फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत पर आ जाएंगे, फिर क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।